हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और हमेशा की भांति एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा और एकेडमिक कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। चलिए हम बात करते हैं आज नए टॉपिक की, जो हमारा टॉपिक है कर्ण। इसको सभी सामान्य भाषा में कान के रूप में, ईयर के रूप में जानते हैं। आपको सबको पता है कि मनुष्य में कर्ण एक जोड़ी पाए जाते हैं और ये इनकी किस प्रकार की आगे डिटेल हो जानते हैं। कर्ण ईयर, ये हमारे शरीर में एक जोड़ी सिर की पार्श्व स्थिति में पाई जाती है। जो हमारा सिर है, मस्तिष्क है, इसके पार्श्व स्थिति में कर्ण पाए जाते हैं। इनका कार्य देखो, कर्ण का कार्य सामान्य से पूछ लेते हैं परीक्षा में, कर्ण के कार्य बताइए। तो कर्ण सुनने व संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। हमारे सुनने का कार्य कर्णों के द्वारा किया जाता है और संतुलन बनाने का कार्य हमने देखा है कि जब हम कहीं रोड पर पैदल चल रहे होते हैं तो हमारे आसपास के वातावरण से हमारा संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करते हैं? कर्ण करते हैं। कर्ण के मुख्य भाग, जो कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बाह्य कर्ण जो हमारे को बाहर की संरचना दिखती है, जिसे एयर पिन्ना बोलते हैं, कर्ण पल्लव बोलते हैं। जिन कर्णों के ये उपास्थि का बना होता है, जिनके ऊपर कर्ण रोम भी होते हैं, जो भी क्या है अवशेषी के रूप में रह गए। बाह्य कर्ण, ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव। बाह्य कर्ण उपास्थि की बनी हुई लचीली संरचना है। इसके अंदर हड्डी नहीं होती है, अस्थि से नहीं, एक उपास्थि से बनी हुई संरचना है जो लचीली संरचना होती है। कार्य, ये ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का कार्य करती है। हमारे कर्ण पल्लव को आपने देखा होगा कि ये एक कीप नुमा संरचना का होता है, जो बाहर से टकराने वाली जो ध्वनि तरंगे उनको एकत्रित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल ऑड्यूलरी मिल्टस, ये नलिकाकार संरचना से जुड़ा होता है। जो बाह्य कर्ण है उससे ये जुड़ा होता है, जो ध्वनि तरंगों को अंदर ले जाने का कार्य करता है। जो ध्वनि तरंगे बाह्य कर्ण से एक नलिका के रूप में जाती है वो होती है एक्सटर्नल ऑड्यूलरी मिल्टस। ये नलिकाकार एक संरचना है जो बाह्य कर्ण को अंदर प्रक्रिया में जोड़ती है। जो भी एक्सटर्नल ऑड्यूलरी मिल्टस, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ईएएम की आंतरिक सतह पर फिरूमिनल ग्रंथियां पाई जाती है, जो हमारे कान की सफाई करने के अंदर काम में आती है। जो हमारे कान में किसी भी प्रकार का कोई डस्ट वगैरह, कचरा वगैरह जाता है तो सिरूमिनल ग्रंथियों के द्वारा एक सिरूमिन नामक वैक्स चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसके ऊपर कोई भी मिट्टी के कण है, कोई भी हमारे जो अंदर कान के अंदर कोई डस्ट चल जाती है तो उसके ऊपर चिपक जाती है, जिसे सामान्य भाषा में हम कीटी कहते हैं। और कान की सफाई करते समय हमें एक हल्का पीला या किसी प्रकार की परतनुमा संरचनाएं दिखती है, वो सिरूमिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया गया सिरूमिन वैक्स होता है। उसकी अपने को सफाई के द्वारा वो सिरूमिनल जो ग्रंथि है, नहीं तो सिरूमिन है, वो वैक्स हमारे कान में जमा हो जाता है। ये एक्सटर्नल ऑड्यूलरी मिल्टस नलिका में इसकी हमें सफाई के द्वारा अपन साफ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मध्य कर्ण की। जो बाह्य कर्ण, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑड्यूलरी मिल्टस किससे जुड़ी होती है? मध्य कर्ण से। मिडिल कर्ण, मिडिल एयर, खोपड़ी में एक गुहा नामक संरचना। देखो, बाहर की संरचना तो हमें दिखती है, लेकिन अंदर जो कर्ण के अंदर आंतरिक संरचना है वो हमें गुहा के रूप में दिखाई देती है। खोपड़ी में एक गुहा, जिसे टिम्पेनिसीबुला, टिम्पेनिक गुहा। देखो, टिम्पेनिसीबुला इसका क्या रासायनिक नाम है, जो हम इसके गहन अध्ययन में देखते हैं कि जो मध्य कर्ण की जो एक गुहा होती है उसे टिम्पेनिसीबुला के नाम से भी जाना जाता है। तो टिम्पेनिक गुहा में क्या भरी जाती है? वायु भरी होती है। जो हमारे कान के अंदर, आपने देखा है कभी आप पानी के अंदर नहाते हो तो आपके कान में पानी चल जाता है, तो वो पानी जाकर फिर वो क्या करता है? अंदर साउंड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि एक टिम्पेनिक जो गुहा है इसमें क्या भरी होती है? वायु भरी होती है, जो हमारी बाहर से आने वाली वायु को अंदर की ओर क्या करती है? अग्रसर करती है। टिम्पेनिक गुहा में 3 कर्णास्थियां पाई जाती है। जो हमारे कान में जो 3 कर्णास्थियां पाई जाती है वो टिम्पेनिक गुहा यानी मध्य कर्ण में उपस्थित होती है। पहली है मेलियस इंकस स्टेपिस। कान में 3 प्रकार की
अस्थियां पाई जाती है, कर्णास्थियां, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस के बारे में आपने पहले सुना होगा कि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी और ये क्या है, हड्डी है, अस्थि है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या अस्थि का नाम है फीमर, जो हमारे पाँव में पाई जाती है। और सबसे छोटी जो अस्थि है वो हमारे कान में स्टेपिस पाई जाती है, जो गुहा में सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा लटकी रहती है। जो संवेदी जो संगामक जो तंतु होते हैं उनके द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है। मध्य कर्ण में बाह्य कर्ण के मिलने के स्थान पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। जहां पर मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण के मिलने का स्थान है वहां पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे अपन कर्ण पटय या पर्दा भी कहते हैं सामान्य भाषा में, जो आइसर टिम्पेनिक पेशियों द्वारा तनी होती है। जो पर्दा है वो क्या करता है, एक आपस में तना होता है, जो ध्वनि तरंगों से टकराने के पश्चात टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कंपन उत्पन्न करती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसमें कंपन उत्पन्न करेगा। ये कंपन मध्य कर्ण में स्थित जो 3 कर्णास्थियां हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस को दे दिए जाते हैं। जो भी संदेश है ध्वनि कंपन के द्वारा ये 3 कर्णास्थियां मेलियस, इंकस और स्टेपिस को दे दिए जाते हैं, जो इन्हें कई गुना बढ़ा देते हैं। थोड़ी सी भी आवाज अगर कान में गति उत्पन्न होती है तो ये उस मेलियस, इंकस और स्टेपिस गति को क्या करते हैं, उस ध्वनि को कई गुना बढ़ा देते हैं। और स्टेपिस अंतःकरण के फेनेस्ट्रा ओवेलिस से जुड़कर ध्वनि तरंगों को अंतःकरण में भेज देती है। देखो 2 कर्ण पढ़ लिए, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण। अब नेक्स्ट बारी आती है अंतःकरण की। अंतःकरण में देखो स्टेपिस अंतःकरण के फेनेस्ट्रा ओवेलिस से जुड़कर, जो स्टेपिस ग्रंथि है सबसे छोटी हमारी हड्डी अस्थि है, ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस से जुड़कर अंतःकरण में क्या करती है, ये अपनी जो ध्वनि तरंगे उनको भेज देती है। हाँ, तो हम बात करते हैं अंतःकरण की। अंतःकरण इंटरनल एयर, यह खोपड़ी में झिल्ली समान संरचना में बंद रहता है। हमने पहले बात की थी बाह्य कर्ण की, फिर मध्य कर्ण, फिर आता है अंतःकरण। यह खोपड़ी में झिल्ली समान संरचना में बंद रहता है, अतः इसे मेम्ब्रेना लेब्रियंथ भी कहते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम है मेम्ब्रेना लेब्रियंथ, जो हम सामान्य भाषा में इसे अंतःकरण के नाम से जानते हैं। अंतःकरण के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। जिस प्रकार से कर्ण के मुख्य 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण के भी मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला भाग है वेस्टिब्यूल, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रगाण। क्या कहते हैं, प्रगाण। अंतःकरण का ये पृष्ठ भाग होता है, ये जो प्रगाण के रूप में हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। अंतःकरण का पृष्ठ भाग जो शरीर के संतुलन का कार्य करता है, संतुलन किस प्रकार से कानों के द्वारा बनता है हमारे शरीर का, वो प्रगाण या वेस्टिब्यूल अंतःकरण के मुख्य भाग के द्वारा ही होता है। चलना फिरना घूमना, ये अर्धवर्तुल नलिकाओं के द्वारा जो साम्य संतुलन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर एक बस, ट्रेन, झूला झूलना आदि जो क्रियाविधि होती है उसमें यूट्रिकुलस और सेकुलस इनके द्वारा जो गतिक संतुलन है उनका कार्य किया जाता है। जो साम्य संतुलन है उसका कार्य अर्धवर्तुल नलिकाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे चलना फिरना घूमना, इसमें सामान्य कार्य आ गए। लेकिन जो गतिक संतुलन, जो गति अवस्था में जो कार्य होते हैं, जो ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं या झूलते हैं, ये यूट्रिकुलस या सेकुलस के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। और कोक्लिया में बात करते हैं। कोक्लिया जो कुंडल भाग, इसका अंतःकरण का दूसरा मुख्य भाग है। इसमें 3 प्रकार पाए जाते हैं, वापस 3 भाग होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बाह्य कर्ण में इस प्रकार संरचना दिखती है, मध्य कर्ण में मेलियस, स्टेपिस और इंकस, ये 3 कर्णास्थियां पाई जाती है। उसके बाद अंतःकरण में ये 3 मुख्यतः आपको देखने को मिलती है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई, ये पृष्ठ सतह पर खोखला भाग होता है जिसमें पेरिलिम्फ द्रव्य भरा होता है।
ये मध्य कर्ण से फेनेस्ट्रा ओविलिस द्वारा जुड़ा होता है। जो मध्य कर्ण है उससे फेनेस्ट्रा ओविलिस के द्वारा ये जुड़ा रहता है। फिर स्केला टिम्पेनाई, अदर सतह पर जो खोखली गुहा है जो मध्य कर्ण के फेनेस्ट्रा रोटंडस के द्वारा जुड़ी होती है, ये स्केला टिम्पेनोई भाग होता है, जो इस प्रकार से अंतःकर्ण में ये आपको देखने को मिलता है। इन दोनों के मध्य स्केला मीडिया जो भाग होता है, जो इनके दोनों के मध्य है, ये एंडोलिम्फ इसके अंदर द्रव भरा होता है और बेसिलर मेम्ब्रेन पर कोर्टी के अंग इस पे उपस्थित होते हैं। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कोर्टी के अंग कहाँ स्थित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अंतःकर्ण में स्थित होते हैं और अंतःकर्ण में भी कहाँ पर, स्केला मीडिया के ऊपर उपस्थित होते हैं। पृष्ठ सतह पर डायप्टर कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, ध्वनि तरंगों का क्या करती है, अवशोषण करती है। जो भी ध्वनि तरंगे बाहर जितनी भी आवाज हलचल होती है उनको क्या करती है, अवशोषित करती है। यह सब अंतःकरण की जो कार्यविधि इस पर आधारित होती है। बाहर से बाह्य कर्ण क्या करता है, जो ध्वनि की तरंगे हैं उनको एकत्रित करके मध्य कर्ण तक पहुंचाता है। मध्य कर्ण में मेलियस, इंकस और स्टेपिस तीनों कर्णास्थियां हैं। ये वापस इनके द्वारा अंतःकर्ण तक सूचनाएं देती है। ये फेनेस्ट्रा ओविलिस के द्वारा ये अंतःकर्ण से जुड़ी होती है। इसी प्रकार एक सिस्टम मतलब तकनीकी यंत्र के जैसे ही ये कर्ण क्या करता है, हमारे सुनने की जो शक्ति है उसको ये बनाए रखता है। जब तक स्वस्थ मनुष्य रहता है और उसकी कर्ण की अस्थियां एकदम ओके सही अवस्था में रहती है तो व्यक्ति को सुनने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। और हम इस टॉपिक पर गहनता से अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इनसे परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने जो आज आपको कर्ण के द्वारा जितना भी सामान्य जानकारी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से दी है उसे गहनता से अध्ययन करें। और आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन आएगा उस पोर्शन को मेरे द्वारा अच्छे और रिदम के द्वारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ाया जाएगा। आप निरंतर पढ़ते रहें और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को मजबूती से देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।